हर कोई चाहता है कि मैं भी अच्छे से पढ़ाई करूं, अच्छा अपनी जीवन को अच्छा बना पाऊं, लेकिन नहीं हो पाता। इनकम सोर्स नहीं है, घर में कैपिटल नहीं है जिससे हम उस अपने आप को यूटिलाइज करके एक अच्छे जगह पर करें। अगर आपको सरकार नहीं प्रोवाइड कर पा रही है, सरकार नहीं कर पा रही, तो सारी चीज़ें छोड़ करके आपको जो है अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए। भले क्या वो चाय का हो, पकौड़ी का हो। सरकार का कहने का मतलब बस यही है ना कि हम आत्मनिर्भर भारत बनाना, चाय की टपरी लगा करके अपना चाय पकौड़ा और ये सब चीज़ें करिए। मतलब ये आत्मनिर्भर भारत का, आत्मनिर्भर की तरफ आप लेके बढ़ावा नहीं दे रहे एक तरीके से। कोई भी सेना में अगर कोई सोल्जर रैंक पे जाता है ना, तो उसके बुद्धि से ज्यादा शारीरिक क्षमता उसमें ज्यादा होनी चाहिए। और एक कमांड होता है। सिपाही एक कमांडर नहीं है जो खुद से बिहेव करेगा, सिपाही एक सिपाही है जो कमांडर से बिहेव होता है। छात्र हैं तो इनके दिल की बात जानने के लिए हम लोग यहाँ पहुँचे हैं, क्योंकि ये लोग काफ़ी ज़्यादा रोज़गार और इन सब मुद्दों पे चर्चा करना चाहते थे। बात करते हैं इन्हीं लोगों से कि इन लोगों को दिक्कत क्या है यहाँ पे, और चुनावी माहौल भी चल रहा है, अपनी सरकार से क्या मांग करते हैं, कैसी सरकार चाहिए युवाओं को। फर्स्ट वोटर भी हैं और कुछ लोग हैं जो एक बार वोट दे भी चुके हैं, तो उनसे जानेंगे कि क्या माहौल है आज के चुनाव का। और जी, हमारा नाम ओमकार ठाकुर है और हम सहरसा जिला बिहार से बिलोंग करते हैं। और भैया हम ऐसा है कि फ़ौज की तैयारी करते आ रहे थे लगातार। फिर मोदी जी की नई स्कीम आई जो अग्निवीर योजना आई, उसके तहत हम हो गए ओवर एज। हमारी हो गई एज ख़त्म, फिर हम उसमें जा नहीं सकते थे, तो इससे रिलेटेड एज हो गया मेरा ओवर, तो मेरा सपना वहाँ टूट गया। आर्मी का मेरा सपना उस टूट दिन गया। से, जी भैया, तो उस दिन से भैया उसमें जा नहीं सकते थे। लेकिन वर्दी का जो पागलपन है वो अब भी है, लेकिन उसे मैं कभी भी अपने आप से दूर नहीं कर पाता हूँ। ये दिक्कत है। भारत को श्रेष्ठ बनाने के लिए युवा को श्रेष्ठ होना पड़ेगा, चाहे कोई भी सरकार है, ये बात उसे समझना होगा। तो भैया देखिए, जो बात आगे बढ़ रही है, जो भी एग्जाम्स लगातार हो रहे हैं, जैसे अब हम पुलिस की तैयारी करते हैं, कि कोई भी वर्दी आ जाए, इस जिस्म पर बस उस वर्दी की ज़रूरत है, बिना उस वर्दी के और ना कोई शोहरत है। मतलब आपको सिर्फ वर्दी चाहिए, वो पुलिस की भी हो सकती है, अर्धसैनिक बल की भी हो सकती है, या आर्मी की हो सकती है, आपको शौक वर्दी की है। बिल्कुल बिल्कुल, वर्दी चाहिए। इस जिस्म पे और कोई कपड़ा अच्छा ही नहीं लगता। अच्छा। तो बस हमें वर्दी ही चाहिए, तो वर्दी के लिए तैयारी है। और जो भैया तैयारी है उसमें एग्जाम लगातार देते आ रहे हैं, लेकिन ये जो सरकार है और जैसा यहाँ का मैनेजमेंट है, उसमें बार बार यही देखा जाता है कि कोई भी एग्जाम दे के आइए, री एग्जाम में बदल जाता है। दिक्कत ये है कि बंदा अपनी पूरी मेहनत करके एक एग्जाम के लिए खुद को प्रिपेयर करता है, और फिर जब री एग्जाम में बदल जाता है तो दिल दुखता है, और उनके पेरेंट्स को भी बुरा लगता है कि मेरा वार्ड इतना अच्छा से तैयारी किया था, फिर भी ऐसी मैनेजमेंट क्यों रही गवर्नमेंट की जिससे ऐसा हुआ। तो सबको बुरा लगता है कि आप अपनी मेहनत को सही तरीके से अगर यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हो, और या फिर ऐसी सरकार हो जो आपकी मेहनत को एक बार में पहचाने, तो एक बात बनती है। अदरवाइज इस दिल को बहुत बुरा लगता है जब हम एग्जाम दे के आए और वापस 1-2 महीने के बाद फिर हमें एग्जाम देने जाना पड़े, और सेंटर हमारे लोकेशन से दूर होता है, जहां पहुंचने में हम लोग एक मिडिल क्लास, एक लोअर क्लास फैमिली से बिलोंग करने वाले लड़के, हमारे पैसे ज्यादा खर्च होते हैं, और इन चीजों पे कोई ध्यान नहीं देता। आपके पहला प्रश्न पूछता हूँ अग्निवीर पे। जी। तो अग्निवीर में आप लोगों को दिक्कत क्या है? जैसे सरकार कहती है कि भविष्य को देखते हुए जिस तरीके से टेक्नोलॉजी का उपयोग ज़्यादा हो रहा है, तो सैनिकों की कमी हो जाए, मतलब उतनी आवश्यकता नहीं होगी टेक्नोलॉजी को बढ़ाने के लिए, और ताकि भारत में ज़्यादा से ज़्यादा लोग सैनिक बने, और इसलिए अग्निवीर को लाया गया है। क्योंकि और भी देशों में अग्निवीर की तरीके से ही सैनिक काम करते हैं, जैसे इजराइल का उदाहरण दिया उन्होंने। देखिए, जब देश अपना आज़ाद नहीं हुआ था, जब आप कह सकते हैं कि असहयोग आंदोलन करने के लिए जब गांधी जी आए थे अफ्रीका से अपनी पढ़ाई लिखाई कंप्लीट करके, तो तभी एक जब असहयोग आंदोलन स्टार्ट हुआ, तो उसके बाद अचानक से रॉलेट एक्ट हुआ था, उसके बाद जालियांवाला बाग हुआ था। तो जालियांवाला बाग में निहत्थे लोगों पे जनरल डायर ने गोलियां चलाई, जो कि बहुत बुरा हुआ। लेकिन उस वक्त भी जब ब्रिटेन खतरे में था, तो उस वक्त हमारे देश के युवा सेना में भर्ती होकर ब्रिटेन सेना की मदद कर रहे थे। तो हमारे देश में युवाओं का तत्परता अपने वतन के लिए एक सेना के रूप में काम करने के लिए उस वक्त से है। तो ऐसा कोई भी लड़का नहीं है आज के देश में, जो खास करके जो बिहार, यूपी, हरियाणा इधर के लड़के हैं ना, उनका बचपन से यही शौक होता है भैया कि 17 साल का होता है, 17.5 का बंदा होता है, कि उस फौज की वर्दी को पहन के अपना अलग रंग दिखाऊं। ये रूट तो हर कोई बदलते हैं, अपना रंग रूट अलग बनाऊं। ये जज्बा। 17 साल की बात कर रहे हैं, उनका कहना है कि जो 17 साल के बच्चे होते हैं, और 17 साल से लेके 22 और 23 साल की उम्र दिए हैं, कि इस साल के उम्र तक को 10 लाख 15 लाख का वो एक तरीके से व्यक्ति हो जाएगा। और कुछ लोगों का कहना है कि इतने साल के कम की उम्र के बच्चे बाहर घूमते रहते हैं। तो एक तरीके से अपने देश के जो नवयुवक हैं उनको एक आर्मी मैन बनाना है, कि ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने देश की सेवा। देखिए भैया, सवाल ये उठता है कि 4 साल के बाद वर्दी लेकर हम जाएंगे कहाँ? वर्दी तो सरकार छीन ले रही है, ना ही हमें परमानेंट मौका मिल रहा है, ना ही हमें वेतन मिलेगा कि हम अपने
ज़िंदगी को आगे सर्वाइव करे। ज़िंदगी में पैसे से बढ़ के कुछ भी नहीं है। वर्दी एक रॉयल्टी इसलिए है क्योंकि वर्दी से हमें मोहब्बत है, उन लड़कों को मोहब्बत है जो उसके लिए मेहनत करते हैं। वो भले 4 दिन के लिए वर्दी क्यों ना मिले, वो पहनने के लिए बेकरार है। लेकिन अगर मुद्दे को गंभीरता से देखा जाए तो हर किसी को एक ठोस मतलब जीवन का आधार चाहिए होता है, भले वो पैसे के रूप में है कि जिंदगी मेरे सही रूप में जाए। वर्दी अगर आगे तक रहती, जैसे परमानेंट पहले आर्मी की भर्ती आती थी तो वो एक परमानेंट बेस देकर जाता था युवाओं को, जो वो आगे अपनी जिंदगी को आराम से जी पाए। लेकिन जैसे अग्निवीर आई, ये जो एक एवरेज एज दे रहा है कि आप 4 साल के बाद इससे आगे नहीं सर्वाइव कर सकते या फिर अपने आप को सर्व नहीं कर सकते कंट्री के लिए, ये चीज़ हम नहीं चाहते थे। और रही बात उस वक्त की जब कोविड का टाइम आया था, उस वक्त जो एग्ज़ाम हुए थे, जो परमानेंट भर्ती हुई थी, उसका एग्जाम नहीं लिया गया, उस एग्जाम को रिजेक्ट कर दिया गया। ये चीज सबसे गहरा झटका देता है हमारे देश के युवाओं को, जो लोग उस वक्त सब कुछ क्लियर कर बैठे थे लेकिन उसका एग्जाम नहीं हुआ। ज्वाइनिंग बाकी था या सिर्फ एग्जाम होना? जी, एग्जाम और ज्वाइनिंग, एग्जाम और उसका मेरिट बनना बाकी था, लेकिन वो हुआ नहीं। इस सरकार ने उसे निरस्त कर दिया, उस पर कोई भी सुनवाई आज तक नहीं है। मेरी अपील है आपके इस माध्यम से कि कोई भी लोग, जो कोई भी है, प्लीज इस सरकार से एक रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज उस रुके हुए एग्जाम को जरूर कंडक्ट करवाएं और लड़कों के मेहनत का जो है एक आसरा जो है वो तैयार करवाएं, उस फौज की वर्दी को मुकम्मल करवाएं। आप आर्मी की तैयारी कर रहे हैं तो ये बताइए कि जो पहले की व्यवस्थाएं थी आर्मी के लिए जाने के लिए सेना में, और जो अग्निवीर लाके, दोनों में अगर कंपैरिजन किया जाए तो क्या कमियां इसमें की गई है और उसमें क्या खासियत थी? भाई देखिए, प्रक्रिया जो है, प्रक्रिया दोनों का बराबर है। पहले उसमें दौड़ होती थी, इसमें पहले रिटर्न होती है। पढ़ना उसमें भी पड़ता था, पढ़ना इसमें भी पड़ता है। दिक्कत ये हो गई है कि पढ़ने के चक्कर में जो बहुत अच्छे धावक हुआ करते थे वो सब अब आगे नहीं बढ़ पा रहे। लेकिन पहले क्या था, सेना में जाने के लिए जो अच्छे खासे धावक थे वो थोड़ी बहुत पढ़ाई में भी एग्जाम निकाल के पार कर जाते थे। लेकिन अब ये है कि एक हेल्दी बच्चा जो मतलब थोड़ा वेट है उसके पास, वो मेहनत करके अपने अच्छे से पढ़ाई कर ली, लेकिन उसकी रनिंग अच्छी नहीं है। वो बंदा जब वहां जाके रनिंग में छट गया तो दुख यहाँ पे उस बंदे को हुआ जो रनिंग में बेहतर था। वो सोच रहा था मुझे जाना चाहिए था, मुझे मौका मिलता। फिटनेस को बढ़ावा नहीं दे रहे एक तरीके से कोई भी सिलेक्शन। सेना में अगर कोई सोल्जर रैंक पे जाता है ना तो उसके बुद्धि से ज्यादा शारीरिक क्षमता उसमें ज्यादा होनी चाहिए। और एक एवरेज बुद्धि तो भाई सिपाही को रहता है, लेकिन सिपाही कमांड होता है। सिपाही एक कमांडर नहीं है जो खुद से बिहेव करेगा। सिपाही एक सिपाही है जो कमांडर से बिहेव होता है। बहुत सही बात कही आपने। आपका क्या नाम भैया? मेरा नाम रजनीश तिवारी है और मैं गोरखपुर का रहने वाला हूँ। गोरखपुर से, बड़ी अच्छी बात है। आप बाबा जी के नगरी से हैं, योगी जी के। बड़ी चर्चाएं हैं गोरखपुर की जी। तो गोरखपुर का क्या माहौल है वहाँ के बारे में? गोरखपुर का माहौल तो जैसे मैं पहले की अपेक्षा देखा जाए तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा विकास हो रहा है और काफ़ी जो ग्रामीण क्षेत्र है वो नगर निगम में आ जा रहे हैं और जो गांव की खेती वगैरह है उनको वहाँ पे बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, अपार्टमेंट सब बनाया जा रहा है। कार्य प्रगति पर है, विकास बहुत तेजी से हो रहा है। विकास कार्यों में तेजी आई है। लेकिन विकास के साथ साथ युवाओं के लिए भी बहुत ज़्यादा जरूरी होता है कि बहुत लोग कह रहे हैं कि रोजगार की कमी हो चुकी है। जैसे कि जो तैयारी कर रहे बच्चे, हर एक चीज़ों में बड़ी लेट लपीती हो रही है। जैसे कि अभी आर्मी की बात चल रही थी, यूपी में UPSSC आयोग है जिसके अभी तक वैकेंसी ही नहीं कोई क्लियर हो पाई है। यूपी पुलिस का एग्ज़ाम कैंसिल हो जाता है, RO का कैंसिल हो जाता है। तो इसके बारे में क्या कहेंगे? विकास के साथ रोजगार पे भी क्या ध्यान नहीं दे रही सरकार? रोजगार पे ध्यान दे रही है सरकार। अभी जैसे कि G20 सम्मेलन हुआ हमारे यहाँ पे, समिट हुआ, इससे पहले डिफेंस एक्सपो हुआ था। तो उसमें ये है कि बहुत सारी चीज़ें प्राइवेट कंपनियाँ आ रही हैं, फिर तो ये आरोप लग जाएगा कि प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा दिया जा रहा है और जो गवर्नमेंट से रिलेटेड चीजें उसको सरकार कम कर रही है। हाँ, सरकार कम कर रही है पर मौका दे रही है आपको पूरा तरीके से। आप जो है आपके पास में अगर नहीं हो पा रहा है, नहीं काबिलियत है, तब पर भी जो सरकार है वो आपको लोन दे रही है कि आप अपना चाय की टपरी लगा करके अपना चाय पकौड़ा और ये सब चीज़ें करिए। मतलब ये आत्मनिर्भर भारत का, आत्मनिर्भर की तरफ आप लेके जा रहे हैं भारत को कि नौकरी देने वाला बनो, नौकरी लेने वाला नहीं है। हाँ जी। तो अच्छा, तो जैसे आपने ये बात कही तो सरकारी नौकरी करना छोड़ दें बच्चे, तैयारी करना छोड़ दें क्या? जैसे कि अब ये बताइए कि आजकल की महंगाई में 10,000 15,000 रुपये में जो एक तरीके रेलवे में देखिए जो टिकट वेंडर होते थे उनकी सैलरी 35 से 40 हज़ार होती थी। आज वही प्राइवेटाइजेशन करके 10 से 12 हज़ार में, 10 से 12 हज़ार में कैसे घर चलेगा लोगों का? तो वो चीज़ अब कैसे बताएं 10 से 12 हज़ार में? आप ये बताइए, अगर हम चाय का यहाँ पे लगा रहे हैं, ठीक है, हमारा एक दिन में हमने जो है
150 चाय बेची, ठीक है। ठीक है, 10 रुपए के हिसाब से, मेरी बात को समझिएगा आप, ठीक है, 150 चाय बेची, हमें जो आप महीने का जो आप बता रहे हैं 10 से 12 हज़ार, अगर हम इसी तरीके से कर रहे हैं तो हमारा जो इनकम आएगा वो 10 से 12 हज़ार रुपये का नहीं आएगा। नहीं, मैं वो जो जैसे संविदा कर्मियों को रखा जा रहा था, मैं उनकी बात कर रहा था। ये तो आप बात कर रहे हैं जो स्वरोजगार करने का मतलब है, यानी सभी स्वरोजगार कर रहे हैं। हाँ, सभी रोजगार करें। अगर आपको सरकार नहीं प्रोवाइड कर पा रही है, सरकार नहीं कर पा रही, तो सारी चीजें छोड़ करके आपको जो है अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए, भले क्या वो चाय का हो, पकौड़ी का हो। सरकार का कहने का मतलब बस यही है ना कि हम आत्मनिर्भर भारत बनाना मतलब चाहते हैं। आर्थिक रूप से आप मजबूत हो कैसे भी ना। सरकार ने भैया बीपीएल के सर्वे के दौरान ये कहा कि जो भी व्यक्ति 28 रुपये पर डे कमा रहा है ना, वो बीपीएल में नहीं है। अब एक बात आप पूछिए, कोई भी सरकार के कोई भी मिनिस्टर से 28 रुपये में क्या वो अपने दिन कांग्रेस ने तो 14 रुपया कहा था, ये तो 28 कर दिया। नहीं बताइए, नहीं मैं किसी भी सरकार इंडिविजुअली किसी भी सरकार को सपोर्ट नहीं कर रहा। मैं बोल रहा कि ऐसी अगर दयनीय स्थिति हमारी सरकार की कभी भी रही या है, तो ये हमारे लिए और हमारे देश को कभी भी सर्वश्रेष्ठ बनाने के तौर पे नहीं देखा जाएगा। मेरा ये कहना है बस, रोजगार अगर बात रही ना, स्वरोजगार की जब बात होती है तो वो मतलब एक जो लेबोरियस टाइप के जो बंदे होते हैं, जो बिहार यूपी के स्पेशली जो मेहनत करना जानते हैं, वो पहले अपने आप को आजमाते हैं, और जब एक वक्त पे जब वो देख जाते हैं कि हमसे नहीं होगा, तो फिर वही बंदे, अभी सबसे ज्यादा बंदे बिहार यूपी के बंदे हरियाणा दिल्ली नोएडा में काम कर रहे हैं, लेबर का काम कर रहे हैं, वो स्वरोजगार ही कर रहे हैं, बेचारे खुद से कमा रहे हैं, जी जान लगाकर मेहनत कर रहे हैं। लेकिन हर कोई चाहता है कि मैं भी अच्छे से पढ़ाई करूं, अच्छा अपनी जीवन को अच्छा बना पाऊं, लेकिन नहीं हो पाता है। रीजन बिहाइंड यही है कि हमारे पास उतनी एबिलिटी नहीं है, और एबिलिटी है तो हमारे पास उस टाइप का इनकम सोर्स नहीं है, घर में कैपिटल नहीं है जिससे हम उस अपने आप को यूटिलाइज करके एक अच्छे जगह पे जा पाएं।